गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 5 दिसंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे बिल के बारे में जो हाल ही में एक कंट्री के लोअर हाउस ने उसे मेजॉरिटी वोट प्रोवाइड किया। क्या है वो बिल, क्या बता रहा है, उससे रिलेटेड आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रही हूँ यूके के असिस्टेड डाइंग बिल के बारे में। हाल ही में यूके पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसे मेजॉरिटी वोट प्रोवाइड किया। हालांकि पूरा का पूरा बिल अभी तक पास हुआ नहीं है, ये अभी तक लॉ बना नहीं है, बट स्टिल क्योंकि असिस्टेड डाइंग बिल यानी कि आप किसी को मरने के लिए हेल्प कर रहे हो या फिर असिस्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड ये बिल है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सा बात है एक डिबेट इसमें शुरू होगा कि आप किसी को मरने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में हम लोग राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंडर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाकी सारे कंट्रीज़ में भी अगर कोई किसी को मारता है यानी कि मर्डर करता है, किसी का कत्ल कर देता है, तो हर एक कंट्री उसे अपने अपने तरीके से उसे सज़ा देती है। तो जहाँ पे किसी का कत्ल करने से आपको सज़ा मिल रही है, वहीं पर आप किसी को अगर मरने में मदद कर रहे हो, ऐसे नाम का कोई एक बिल आप लेकर के आए हो, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ज़ाहिर सा बात है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डिबेट्स सामने आई हैं। आज इस लेक्चर में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच 2024-25 उन बच्चों के लिए जो एपीएससी प्रीलिम्स इस बार अपीयर करने वाले हैं। क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट दोनों में होंगी और जो भी सारी क्लासेस हैं वो सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू ली जाएंगी, दोनों जीएस और सीसैट के लिए। करंट अफेयर्स, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आपके स्पेशल क्लासेस होंगी और इस बैच में आपको हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल, जिसमें ऑल टोटल आपको 35 टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी आपका इसमें इंक्लूडेड रहेगा। टोटल 24 जीएस के और 11 सी सेट के पेपर्स रहेंगे और जो मटेरियल्स होगा वो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको हमारा करंट अफेयर्स का जो ईयरली कंपाइलेशन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूके की इस असिस्टेंट डाइंग बिल के बारे में क्या है, ये क्या बोलता है और इससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो the House of Commons on November 29 voted in favor of terminally ill adults end of life bill। अच्छा, अगर आप बिल का नाम पढ़ें टर्मिनली इल एडल्ट्स, इसमें दो चीज़ें हैं, आपको नाम से ही दो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। एक, ये कौन लोग कर सकते हैं? एडल्ट्स यानी कि 18 या उससे बड़े लोग। और टर्मिनली इल ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब ये चीज़ कर पाएगा, मतलब अपने लाइफ को ख़त्म करने के लिए असिस्टेंस मांग पाएगा, बल्कि मेडिकली प्रूवन होना पड़ेगा कि उसे कोई इस तरीके की डिजीज़ है या फिर ऐसा कोई बीमारी है जिसका मतलब या तो उसका कोई प्रॉपर मेडिकेशन या कोई भी ट्रीटमेंट प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है, या फिर वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच चुका है, उस बीमारी के ऐसे स्टेज में पहुंच चुका है जिसके बाद उसके बचने के चांसेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक कैंसर का पेशेंट है, आपको पता होगा कैंसर के बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो इनिशियली स्टेजेस में तो चलो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है और आपके बचने के भी चांसेस हो सकते हैं, बट आपको पता होगा कैंसर अगर एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे? तो ऐसे टाइप के कोई अगर बीमारी से कोई जूझ रहा है, और जाहिर सा बात है ऐसी बीमारी से अगर कोई जूझ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, है कि नहीं? तो मतलब ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि वो पल पल मरे। तो इससे बेहतर है कि उनको हम एक डिग्निफाइड डेथ हम उसको प्रोवाइड करें। इस इंटेंशन के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट या यूके की पार्लियामेंट ने ये बिल को इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, बिल को फ्री वोट के थ्रू वोटिंग मिली थी। फ्री वोट का मतलब होता है कि जितने भी एमपीज होंगे ना, वो अपने कॉन्साइंस के हिसाब से उसे वोट करेंगे। मतलब अगर बिल
अगर वो इंडिविजुअली यानी कि पर्सनल लेवल पे अगर उस बिल को फेवर कर रहे हैं तो वो फेवर में वोट करेंगे, अगर वो पर्सनल लेवल पे बिल के अगेंस्ट में है तो वो बिल के अगेंस्ट में वोट करेंगे, ना कि पार्टी लाइन में। आपको पता होगा जितने भी एमपीज होते हैं या फिर हमारे स्टेट का अगर मैं बोलूँ तो स्टेट असेंबलीज के जितने भी एमएलएज होते हैं सब लोग किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, है कि नहीं। एक पार्टी रूलिंग की होगी, बाकी सारे ऑपोजिशन की होगी। बिल में ऐसे डिस्कशंस वगैरह होते हैं, तो जाहिर सा बात है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक कलेक्टिवली मतलब अपना डिसकंटेंट भी शो करती हैं और अपना फेवर भी शो करती हैं, है कि नहीं। और किसी भी एमपी को मतलब कोई भी अगर उनको कुछ भी शो करना है, डिसकंटेंट शो करना है या फिर फेवर शो करना है तो उनको उस पार्टी लाइन में ही करना पड़ेगा। इंडिया के रेस्पेक्ट में आपने विप का नाम सुना होगा। पार्लियामेंट में जब आप पॉलिटी में पार्लियामेंट का सेगमेंट पढ़ते हो तो वहाँ पे आपने विप के बारे में पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके की विप्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा एमपीज वगैरह जो है ना अपना जो भी अगर वो बोलते भी हैं वो पार्टी लाइन में बोलते हैं, बट यहाँ पे पार्लियामेंट ने उनको फ्री वोट का परमिशन दे के रखा था, जहाँ पे एमपीज ना कि पार्टी लाइन मतलब पार्टी ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने पर्सनल इंटेंशन या उनके खुद के कॉन्साइंस में कि वो क्या समझते हैं इस बिल को, उसके हिसाब से उन्हें वोट करना होता है। और ऑल टोटल 330 का फेवर का वोट मिला था उनको, 275 ने अपोज किया था एंड 38 एमपीज ऐसे थे हाउस ऑफ कॉमन्स में जिन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का वोटिंग नहीं दिया था, ना ही वो फेवर में वोट किए थे और ना ही अगेंस्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। असिस्टेंट डाइंग एंड डिबेट अराउंड इट। क्या है असिस्टेंट डाइंग और इससे रिलेटेड जो भी आर्ग्यूमेंट्स या फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं कि असिस्टेड डाइंग क्या होता है और असिस्टेड सुसाइड क्या होता है। असिस्टेड डाइंग का मतलब होता है कि सपोज जैसे कि बिल में बताया गया है कि कोई एक पर्सन है और वो टर्मिनली इल है, यानी कि उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसका आइदर मतलब एक तो आइदर बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर मतलब एक स्टेज के हाथ डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि अब इस ये नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान है जो टर्मिनली इल है, जाहिर सा बात है वो मतलब अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होता होगा, तो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर उसे क्या करेगा, लीथल ड्रग्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लीथल ड्रग्स का मतलब होता है कोई भी ऐसे मेडिसिन या ड्रग्स जिसका अगर हैवी अमाउंट अगर आप लो तो वो आपको डेथ कॉज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ स्लीपिंग पिल्स का। आपको पता ही होगा नींद की जो भी दवाइयाँ होती है ना, नींद की दवाइयों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है अगर आप वो एक्सेस अमाउंट पे ले लो ना तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो सिमिलर काइंड, हालांकि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर ही आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैंने स्लीपिंग पिल्स का मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ये हर जगह लागू नहीं होगा। ये एक फॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिशनर उस पर्टिकुलर पर्सन को ये लीथल ड्रग्स प्रोवाइड करेगा, कैसे लेना है क्या करना है एंड ऑल दैट। ठीक है, बट लेने के बाद वो आदमी खुद उसको एडमिनिस्टर करेगा, ना कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, अब आते हैं असिस्टेड सुसाइड के बारे में। असिस्टेड सुसाइड होता है कि आप इंटेंशनली किसी दूसरे इंसान को मरने में मदद कर रहे हो कोई भी रीजन से, बट यहाँ पे वो आदमी जो है वो टर्मिनली इल नहीं है, मतलब उसे कोई बीमारी नहीं है ऐसा कि उसका बचना नामुमकिन है, इस वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है कोई दूसरे रीज़न से और आप उसकी हेल्प कर रहे हो, इसको असिस्टेड सुसाइड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बिल में असिस्टेड डाइंग की बात की गई है, ना कि सुसाइड की। ठीक है, नेक्स्ट यूथनेशिया की अगर मैं बात करूं तो ये काइंड ऑफ ए असिस्टेड डाइंग ही होता है, ताकि आप जो भी मतलब इंसान है वो अपनी सफरिंग को ख़त्म कर सके। ठीक है, और यहाँ पर जो भी सारा है उसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, कोई एक फिजिशियन करेगा या फिर कोई डॉक्टर करेगा। यूथनेशिया ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैसिव यूथनेशिया और दूसरा होता है एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है आपने डायरेक्टली उसको कुछ ऐसा दे दिया कि वो थोड़ी देर बाद मर गया, जैसे कि उसको जहर दे देना या फिर या कुछ भी मतलब इस तरीके का मेडिसिन उसको देना या कुछ ऐसा एक्टिवली कर देना कि मतलब थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ होगी। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो उसको सीधा सीधा मार देना। ठीक है, बट
पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि आपने डायरेक्टली उस इंसान को नहीं मारा है, बट उसके जितने भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, जैसे अगर असिस्टेड डाइंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लीथल ड्रग्स के बारे में बताया गया है कि ऐसे दवाइयाँ आप दो कि जिसका जो हैवी डोज है वो डेथ कॉज करने का कारण बन सकती है। ठीक है, बट पैसिव यूथेनेशिया में ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई ड्रग्स ही प्रोवाइड किया जाए। इसमें होता है कि आपके जितने भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स है, जैसे सपोज मान लीजिए किसी को वेंटिलेटर में रखा गया है, तो वेंटिलेशन उसका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है कि नहीं, या फिर इस तरीके का कोई इक्विपमेंट उसने लेके रखा हुआ है, या फिर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है जो वो ले रहा है और उसी के चलते वो पर्टिकुलर इंसान मतलब उसका लाइफ थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है। तो ये जितने भी उसके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स है ना, चाहे वो कोई इक्विपमेंट हो या फिर कोई मेडिसिन हो, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। आदमी नॉर्मली रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा। कि असिस्टेड डाइंग से रिलेटेड क्या डिबेट है, इसके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और क्या क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स की बात करूँ फेवर में, तो सबसे पहला है कि जो लोग मतलब इसको सपोर्ट करते हैं, असिस्टेड डाइंग या फिर यूथेनेशिया को अगर सपोर्ट करते हैं, तो उनका मानना ये है कि अगर कोई इंसान है जिसका मतलब ऐसी किसी मतलब डिजीज से या ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है, उल्टा उसका जो भी मतलब बचा कुचा मतलब उसको जिंदा रखने के लिए जो इलाज वगैरह चल रहा है, उसके चलते उसको और ज्यादा पीड़ा हो रही है या फिर दर्द ही हो रहा है। ठीक है, तो उससे मतलब उसको दर्द में जिंदा रखने से तो बेहतर है आप उसको एक डिग्निफाइड डेथ प्रोवाइड कर दो। ठीक है, इस तरीके से सफर करना भी तो मतलब एक राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को कहीं ना कहीं तो हैम्पर करेगा ना। अगर आप एक ह्यूमन हो, आप एक इंसान हो, तो एक डिग्निफाइड लाइफ पाना आपका बर्थ राइट होगा। ठीक है, इंडिया ने इसको एक फंडामेंटल राइट के तौर पर इंक्लूड करके रखा है, बट अगर आप एक जनरल सेंस में अगर मानो, तो एक बीइंग एन ह्यूमन, एक डिग्निफाइड लाइफ वो रहना या फिर सफरलेस लाइफ मिलना हर किसी का बर्थ राइट होता है कि नहीं। बट इसी बीमारी के चलते मतलब उसको जिंदा रखना है, इसके चलते आप जो भी मेडिकेशन या जो भी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके चलते क्या हो रहा है, क्योंकि वो जिंदा है तो वो तो पेन को ही मतलब फील कर रहा है ना। वो सिर्फ जिंदा है, बट वो मतलब अच्छे पूरे मन से जिंदा नहीं है, तो उससे बेहतर है उसको एक डिग्निटी वाला डेथ उसको प्रोवाइड कर दो। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ एंड ऑफ लाइफ केयर। ठीक है, इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स करने वाले हैं, जो प्रोपोनेंट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि ये जितने भी मतलब एंड ऑफ लाइफ केयर है, ये जितने भी केयर होते हैं ना, ये काफ़ी हद तक मतलब इस पेन को या सिम्टम्स को रिड्यूस करने में वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। उससे बेहतर है कि आप उसे आराम की एक मौत दे दो। ठीक है, नेक्स्ट, सुसाइड प्रिवेंशन। ठीक है, आपको पता होगा अगर कोई इस तरीके के मतलब बीमारी से अगर जूझे, उसको अगर पता चले, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लोग थोड़ा डिप्रेशन में चले जाना या मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा होना कि अपने आप को मारने की ही कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हुआ है। सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं कैंसर ले लेती हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है डॉक्टर्स आफ्टर द डायग्नोसिस उस पेशेंट को नहीं बताते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि उस पेशेंट को नहीं बताया जाता है कि आपको कैंसर है। ठीक है, उसके ऑब्वियसली उनके फैमिली मेंबर्स को ये पता होता है, बट डॉक्टर ये कोशिश करता है ना कि कैंसर के बारे में या फिर इसके लेवल के बारे में उस पेशेंट को मतलब पता ना चले। उसका रीज़न ये है ना कि मतलब एक ऑलरेडी वो बीमार है कि नहीं, ऊपर से अगर ऐसे टाइप की किसी बीमारी के बारे में उनको पता चल गया, तो इस ये ना उनके मानसिक तौर पर उनको इफेक्ट कर सकता है, जिसके चलते वो सुसाइड या इस तरीके का कोई स्टेप ले सकते हैं। इसीलिए काफ़ी बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने मतलब कोई भी, मैंने कैंसर जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, इस तरीके का अगर कोई उनके मेजर अगर उनको डिजीज़ है ना, तो डॉक्टर्स ट्राई करते हैं कि
आइदर वो उनको बिल्कुल ही ना बताए, या फिर वो मतलब उसका एग्जैक्ट जो पोजीशन है उस डिजीज का वो नहीं बताते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर असिस्टेड डाइंग वाला अगर चीज आ जाए ना, तो क्या होगा, ये इलीगली जो मतलब थोड़ा सा क्या होता है, मतलब सुसाइड वगैरह वो प्रिवेंट करने में थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जहाँ पे यहाँ इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, एट द सेम टाइम आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी मिलेंगे जो इसके अगेंस्ट में होंगे, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला और मेजर इशू इसके साथ ये रहेगा कि इसका ना मिसयूज बहुत हो सकता है। ठीक है, जितने भी बड़े बुजुर्ग हो सके, आपको पता होगा बड़े बुजुर्ग जब होते हैं तब डेफिनेट सा बात है वो फिजिकली या मेंटली उतने ज़्यादा एलिजिबल नहीं होते हैं, है कि नहीं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो मतलब बेड रिडन हो गए हैं, उम्र के साथ साथ ये ऑलमोस्ट हर किसी का होता है कि नहीं। तो मतलब ऐसे केसेस में क्या हो सकता है ना, उनके साथ ही मिसयूज किया जा सकता है ज़्यादातर प्रॉपर्टीज वगैरह के केस में। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारे जितनी भी वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है जो भी हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशंस वगैरह है उन पर कोई मतलब अनड्यू प्रेशर बना ले कि आप असिस्टेड डाइंग ऑप्ट करो। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। इस वल्नरेबल पॉपुलेशन में आपके विमेन भी आ जाएंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में एक चीज और आता है कि मतलब इस तरीके के किसी को मारने का तरीके को लीगलाइज करने से बेहतर है ये जो एंड ऑफ लाइफ या क्रिटिकल केयर का जो यूनिट है, आप उसको एनहांस या उसको एडवांस करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। आप वो सोचो कि इंसान को जो केयर मिल रहा है वो थोड़ा इम्प्रूव हो या एनहांस हो, बशर्ते ऐसी चीज को लीगलाइज करने का। क्योंकि यूके में ये बिल अभी पास किया है, तो सॉरी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट यूके में असिस्टेड डाइंग या फिर यूथेनेशिया का क्या करंट स्टेटस है। ठीक है, अगर यूके बाय लॉ के बारे में मैं बात करूं, क्योंकि ये बिल ध्यान रखिएगा ये अभी भी बिल स्टेज में है। ठीक है, ये अभी पब्लिक कमिटी तक पहुंचना बाकी है। ठीक है, फिर वो कमिटी इसको स्क्रूटनी करेगी, अमेंडमेंट्स वगैरह को देखेगी। ठीक है, उसके बाद वो वोट करके वापस से हाउस ऑफ कॉमन्स को भेजेगी। हाउस ऑफ कॉमन्स वापस से इस पे डिबेटिंग एंड ऑल जो भी उनको करना है वो करेंगे, फिर उसको पास करते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भेजेंगे, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स उस पर डिबेट करेगी एंड ऑल। समझ में आया। तो ये बिल जो है अभी तक लॉ नहीं बना है, ध्यान में रखिएगा। बट अगर मैं करंट लॉज की बात करूं यूके के, तो वहां पे असिस्टेड डाइंग या फिर यूथेनेशिया जो है वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, यानी कि बैंड है। और अगर फिलहाल की मैं बात कर रही हूँ, अगर ये कोई प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया ना, तो उसे लगभग लगभग 14 साल की जेल हो सकती है। लगभग 2013 के आसपास से अभी तक यूथेनेशिया से रिलेटेड लगभग 3 बिल्स मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी है, बट ये अब कभी भी पास नहीं हो पाई। ऑब्वियस सा बात है, एथिकल और सोशल कंसर्न से रिलेटेड। एथिकल रीजंस क्या हो सकते हैं। नंबर वन, अगर मैं एथिकल रीजंस की बात करूं, तो सबसे पहला होगा, ऑब्वियस सा बात है, अगर आप किसी को मार रहे हो, किसी का मतलब जिंदगी लेना, इट इज नॉट एथिकल एट ऑल। आप राइट टू डेथ की बात कर रहे हो, लेकिन उस इंसान के राइट टू लाइफ का क्या। आप किसी को मार रहे हो, है कि नहीं। एट द सेम टाइम सोशल कंसर्न्स क्या रहेंगे। सोशल कंसर्न्स रहेंगे ऑब्वियसली मिसयूज वगैरह हो सकता है, जिसके चलते एक सोसाइटल इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके के कंसर्न्स के चलते अभी तक ये जो बिल्स है वो आज तक अभी पास नहीं हो पाए। अभी ये जो प्रेजेंट जो बिल आया है अभी ये भी पास होना बाकी है। अब देखते हैं कि इस बार क्या यूके इसको पास करने में सक्सेसफुल होता है, या पिछली बार की तरह ही मतलब ये बिना पास के ही रह जाएगा। आगे देखते हैं कि बिल एक्चुअली में बोलता क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि जो एज है वो 18 साल या उससे बड़े के होने चाहिए।
मेंटली केपेबल होने चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बिल ने ना डिसेबल पर्सन्स और मेंटली इल पर्सन्स को एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूड करके रखा है, एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड करके रखा है। मतलब बकायदा बिल में ये मेंशन्ड है कि मेंटली केपेबल होना पड़ेगा। जितने भी मेंटली इल यानी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको मानसिक रूप से कोई बीमारी है, तो ये असिस्टेड डाइंग वाले के लिए ना वो ऑटोमेटिकली मतलब इनएलिजिबल हो गए। क्यों? मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्राइटेरिया, मेंटली इल वाला जो क्राइटेरिया रखा गया है ना, ये मिसयूज को रोकने के लिए रखा गया है। आपको पता ही होगा मेंटली इल है, इसका मतलब दे आर नॉट केपेबल इनफ कि वो साउंड डिसीजंस ले सके, वो क्योंकि वो अनसाउंड माइंड के हैं, है कि नहीं? तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, कोई भी अपने किसी भी अनड्यू एडवांटेज के लिए क्या हो सकता है, जाके बोल देगा कि हाँ ये ऐसे 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 बोला है, फिर असिस्टेड डाइंग का प्रोसीजर शुरू करके उसको मरवा दिया जाएगा। बाद में पता चला कि वो आदमी ऐसा कुछ वो बोला ही नहीं था उसको। तो मिसयूज तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज को रोकने के लिए इस बिल में मतलब प्रॉपरली लिखा हुआ है कि मेंटली इल अगर मतलब किसी को मानसिक बीमारी है वो, और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए ये चीज नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसमें से हो जाएंगे। और अगर उम्र की मैं बात करूं तो 18 साल या उससे बड़े, और साथ में इंग्लैंड या वेल्स के वो रेसिडेंट होने चाहिए लास्ट 12 महीने यानी कि 1 साल से। ध्यान रखिएगा यहाँ पे रेसिडेंट के बारे में बोला गया है, ना ही सिटीजन के बारे में। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है कि वहाँ के सिटीजन्स पर ही ये एप्लीकेबल है, तो नहीं, वो रेसिडेंट पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, रेसिडेंट भी कर सकता है। बस इतना है कि वो लास्ट 1 महीने से वहीं का रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्वियस सा बात है, टर्मिनल इलनेस का डेफिनेशन एक दिया गया है, जिसका डेफिनेशन में ये दिया गया है कि वो बीमारी इरिवर्सिबल होनी चाहिए, दिन ब दिन वर्स्ट सिचुएशन होता जा रहा है, एंड डेथ होने के चांसेस है विद इन 6 मंथ्स। समझ में आया? कुछ प्रोसेस वगैरह है उस बिल में भी, जैसे सबसे पहले एक कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर के प्रेजेंस और एक विटनेस के प्रेजेंस में एक डिक्लेरेशन उस पेशेंट को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो जो डॉक्टर जो होगा वो अपना असेसमेंट चालू करेगा, ताकि वो ये बोले कि हाँ ही इज एलिजिबल, कि उसकी जो बीमारी है वो इतनी वर्स है कि वो मतलब उसका ट्रीटमेंट अभी पॉसिबल नहीं है, और वो ये भी देखेगा कि वो ये वॉलंटरीली कर रहा है या किसी के दबाव में आकर के कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट असेसमेंट होगा। इंडिपेंडेंट असेसमेंट का मतलब होता है कि ये तो कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर है, अभी दूसरे स्टेप में एक दूसरे इंडिपेंडेंट डॉक्टर को लाया जाएगा, जिनको उस इंसान एक्चुअली उस इंसान को वो शायद नहीं भी पहचानते होंगे या कोई लेना देना नहीं होगा, वो आएंगे ताकि वो आके मतलब वेरीफाई कर सके। ठीक है, वेरीफाई करेंगे और फिर देखेंगे वो एलिजिबल है या नहीं, क्या सच में वो बीमारी मतलब इरिवर्सिबल है या फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वो भी अपना सजेशन देंगे। अगर ये कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर और ये जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर को जो लाया गया है, अगर दोनों का जो भी आता है रिकमेंडेशन वो सेम रहता है, तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर नहीं रहता है तो एक दूसरा इंडिपेंडेंट डॉक्टर को लाया जाएगा, जो कि आके असेसमेंट करेगा। ध्यान रखिएगा, ये दूसरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट वाला सिर्फ एक ही बार होगा। इस बार भी अगर डेडलॉक क्रिएट होता है तो नेक्स्ट और कोई इंडिपेंडेंट डॉक्टर नहीं आएगा। ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह ने वो कर लिया, फिर दोनों डॉक्टर्स ने क्या किया, अप्रूव कर दिया कि हाँ वो एलिजिबल है, और उसका जो भी डिजीज़ है सच में मतलब वो ट्रीटेबल नहीं है, वो ठीक नहीं हो पाएगा, और उल्टा उसका कंडीशन वर्स ही रहेगा। ठीक है, ये सब हो गया, उन्होंने अप्रूव कर दिया। उसके बाद जो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, वेरिफिकेशन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। ठीक है, अभी हाई कोर्ट अपने तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं उस पेशेंट और डॉक्टर्स से। ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने इसको सपोज मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया, तो कोर्ट ऑफ अपील में जाके इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, और अगर हाई कोर्ट ने इसको पास कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया, तो भाई अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल कंफर्मेशन के लिए
हाई कोर्ट और या फिर कोर्ट ऑफ अपील के मतलब अप्रूवल के बाद अगर हाई कोर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रूव कर देता है तो फिर कोर्ट ऑफ अपील तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है तो आप कोर्ट ऑफ अपील जा सकते हो, वहाँ पे ये होगा। फिर देखो अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो एक 14 दिनों का ना वेटिंग पीरियड होगा। ठीक है, उसके बाद उस पेशेंट को एक दूसरा डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा जिसमें वही कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर, एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर और एक कोई तीसरा इंसान होगा। ठीक है, उनके इन तीनों के प्रेजेंस में ये पेशेंट जो है एक दूसरा डिक्लेरेशन साइन करेगा। उसके बाद सारा जब कुछ अप्रूव्ड हो गया है, ठीक है, बोल दिया है कि हाँ ठीक है ये जो भी है, उसके बाद जो भी लीथल ड्रग्स वगैरह या जो भी है वो उस पेशेंट को ये कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर या फिर कोई भी डेजिग्नेटेड प्रैक्टिशनर, ठीक है, बशर्ते सिर्फ एक डॉक्टर होना पड़ेगा, वो डॉक्टर उसको नेसेसरी जो भी सब्सटेंसेस उसको देना है असिस्टेड डेथ के लिए उसको वो दे दिया जाएगा। उसके बाद वो पेशेंट जो भी उसको दिया गया है वो सेल्फ एडमिनिस्टर करते हुए उन सारी चीज़ों को मतलब लेगा और अपनी लाइफ को एंड करेगा। ध्यान रखना डॉक्टर का रोल सिर्फ और सिर्फ इस सब्सटेंस के देने तक है, मतलब उन्होंने एक बार ड्रग्स दे दिया बस उसके बाद डॉक्टर का रोल खत्म है। उसके बाद ये एडमिनिस्टरिंग का काम मतलब कि वो सही से ले रहा है कि नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो सब वो नहीं देख सकते। ठीक है, यहीं पर आके डॉक्टर का काम खत्म, इसके आगे पेशेंट अपना खुद का देखेगा, डोजेस वगैरह उसको कैसे क्या लेने हैं वो अपना खुद का देखेगा। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में भी है। यूथेनेशिया जैसे मैंने बोला दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया। इंडिया में ध्यान रखना एक्टिव यूथेनेशिया बैंड है, बट पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था अरुणा शांगबाओ केस में। अरुणा शांगबाओ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये शायद 2011 के आसपास का सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होगी, जहाँ पे अरुणा शांगबाओ को, जो कि एक नर्स थी और बहुत साल पहले मतलब लगभग 1978 के आसपास शायद या 1980s में शायद इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, सेक्सुअली इनको असॉल्ट किया गया था, जिसके चलते मतलब क्या हुआ था ना, इनको बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली बहुत हार्म पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने खुद कोर्ट में अपील की थी कि आप मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, मैं यूथेनेशिया लेना चाहती हूँ। ऑब्वियसली ड्यू टू एथिकल रीजंस इस तरीके से प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं था, बट जब इनका केस देखा सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं, इससे मतलब इस तरीके से जीने से बेहतर उनका डेथ हो जाना सही रहेगा। उसी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आप यूथेनेशिया ले सकते हैं बट इट शुड नॉट बी एक्टिव यूथेनेशिया, इट शुड बी पैसिव यूथेनेशिया। ठीक है, एक बार फिर से 2018 में वापस से एक केस में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी अरुणा शांगबाओ केस के रूलिंग को आगे बढ़ाते हुए ये बोला कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। मतलब कि देखिए आर्टिकल 21 को काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके से इस पे बहुत सारे वो दिए हैं, इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। आपको पता होगा मनेका गांधी केस में उन्होंने बोला था कि राइट टू लाइफ डज नॉट ओनली इंक्लूड टू बी अलाइव, या फिर मतलब सिर्फ इतना तक नहीं है कि आप जिंदा हो, बट इट शुड बी लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, मनेका गांधी केस में उन्होंने बोला था कि राइट टू लाइफ जो हम बात करते हैं आर्टिकल 21 में, उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप जिंदा हो, बट उसका मतलब ये है कि आप जिंदा तो हो एंड विथ डिग्निटी आप जिंदा हो। ठीक है, 2011 के आसपास अरुणा शांगबाओ केस में उन्होंने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया था, एंड इसी के कंटिन्यूएशन में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी तो है ही आपका फंडामेंटल राइट, लेकिन किसी इंसान को डिग्निटी वाला डेथ मिलना भी उनके फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। इसके बाद से पैसिव यूथेनेशिया का जो लीगैलिटी है वो एस्टैब्लिश हुआ था
allowing withdrawal of life support for terminally ill patients or those in a permanent vegetative state. Passive euthanasia enables natural death without medical interventions, differing from assisted dying. ठीक है, पैसिव यूथेनेशिया और असिस्टेड डाइंग का मेजर डिफरेंस ये है कि असिस्टेड डाइंग में क्या होता है ना, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे लास्ट में, हम लोग क्या देखते हैं कि अप्रूव्ड सब्सटेंस इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, यानी कि डॉक्टर जो है क्या करेगा, पेशेंट को आफ्टर द फाइनल जो सेकेंड डिक्लेरेशन साइन करने के बाद ये डॉक्टर क्या करेगा, इस पेशेंट को एक मतलब अप्रूव सब्सटेंस देगा, मतलब वही लीथल ड्रग्स के बारे में जो बात की गई थी वो उसको प्रोवाइड कर देगा, उसको बोल देगा कि आपको कैसे क्या लेना है, उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है, आगे पेशेंट अपनी मर्जी से उन मेडिसिन वगैरह को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक्टिव यूथेनेशिया की बात हो रही है, जहां पे आप उसको कोई मेडिसिन ऐसा दे रहे हो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है। बट पैसिव यूथेनेशिया में केस अलग होता है, पैसिव यूथेनेशिया में आपको नेचुरली मरने के लिए दिया जाता है कि नहीं। अगर कोई बीमार है, कोई किसी तरीके का उनको बीमारी है, भले ही ट्रीटमेंट उसका नहीं हो सकता, बट आपको बहुत सारे मेडिसिन वगैरह दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेंटिलेटर्स में उनको रखा जाता है, ऑक्सीजन वगैरह लगा करके रखा जाता है। ये सब क्या होता है, आपको जिंदा रखने के तरीके होते हैं, है कि नहीं। पता डॉक्टर को भी है कि इनका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बट स्टिल उनको जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। अंडर पैसिव यूथेनेशिया ये सारे जितने भी उनके मतलब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स के रूप में हो, ऑक्सीजन मास्क हो गया या जो भी है, उन सबको क्या कर दिया जाता है, उन सबको हटा दिया जाता है और उस इंसान को नॉर्मली रहने के लिए दिया जाता है कि आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करो, उठो खाओ पियो, आपको जैसे रहना है, फिर आपकी बॉडी जिस वक्त आपको मरना होगा आप ऑटोमेटिकली आपकी डेथ हो जाएगी। इसमें किसी भी तरीके का मेडिकल इंटरवेंशन नहीं होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है असिस्टेड डाइंग और पैसिव यूथेनेशिया के बीच में। और ध्यान रखिएगा, इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया ही अलाउड है, एक्टिव यूथेनेशिया आप नहीं दे सकते, वो बैन किया हुआ है। समझ में आया। इन यूथेनेशिया से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस अगर मैं बोलूँ तो इट विल बी, सबसे पहला लिविंग विल। लिविंग विल का मतलब होता है कि पेशेंट पहले ही जब मतलब आपको पता होगा ये प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टी वगैरह के से रिलेटेड आपने विल वगैरह के बारे में पढ़ा होगा या आपको पता ही होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रॉपर्टी जिनके भी नाम होती है वो क्या करते हैं, अपना एक विल छोड़ देते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं कि हमारे डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी इनके नाम होगी, ये प्रॉपर्टी इनके नाम होगी, है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स जब मतलब उनको पता चल जाता है कि मतलब ऐसा है कि उनको पता चल जाता है कि मतलब ठीक है अभी मेरा शायद बचना नामुमकिन है, तो वो इस तरीके से एक लिविंग विल बनवा सकते हैं। ऑब्वियसली ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होगा और 2 विटनेसेस चाहिए होंगे। प्रॉपर मतलब विल फॉर्मेशन होता है इसका, जिसमें मतलब वो बेसिकली डायरेक्टिव्स देता है कि उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से विड्रॉ किया जाना चाहिए अगर उनके साथ मतलब इस तरीके का कुछ होता है तो आगे चल के। ठीक है, then it requires consent from treating physician, a medical board and a external medical board with local administration representation। ठीक है, ये जो भी विल है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने लिख दिया और आगे चल के उसको वो कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि इसको अप्रूव करना पड़ेगा, अप्रूवल चाहिए होगा सबसे पहला उस फिजिशियन या उस डॉक्टर से जो उस पर्टिकुलर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। वो बताएंगे कि हाँ मतलब इनका कंडीशन सही नहीं है, दिन ब दिन खराब हो रहा है, तो इनका जो ये विल है ओके है। ठीक है, फिर एक मेडिकल बोर्ड उसको एग्जामिन करेगा। ठीक है, और उसके बाद एक एक्सटर्नल मेडिकल बोर्ड बाहर से मतलब कोई जिसमें ऐसे मेंबर्स होंगे जो उस पर्टिकुलर इंसान को नहीं पहचानते हैं। ठीक है, इन सब का अप्रूवल होगा, उसके बाद ही इस विल को माना जाएगा। इन गाइडलाइंस को आगे चल के कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस भी हुए थे, जैसे कि इन 2019 इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन सॉट चेंजेस टर्मिंग द गाइडलाइंस क्यूम्बसम एंड इम्प्रैक्टिकल। 2023
Supreme Court modified the guidelines to introduce strict timelines and reduce involvement of judicial magistrate. मतलब यहाँ पे जो दो विटनेस और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हटा दिया है. अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस रिमेन लिमिटेड अक्रॉस इंडिया. और अगर मैं रीसेंट चीज़ों की बात करूँ तो रिसेंटली अगस्त 2024 की ही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन से ना यूथेनेशिया से रिलेटेड कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस मतलब पब्लिश की थी. ठीक है. अच्छा, आपको मैं बता दूं कि इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया देने के लिए एक तो वो पेशेंट खुद बोल सकता है. ठीक है. सपोज मान लीजिए कि वो पेशेंट मतलब उतना एलिजिबल नहीं है, ठीक है, कि वो कर सके, तो उसका कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर ये मतलब करवा सकता है कि मतलब उनकी हालत बहुत खराब है, उनका मतलब उनका डेथ हो जाना ज़्यादा सही होगा. ठीक है. और इन एब्सेंस ऑफ एनी दीज काइंड ऑफ फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड, जो उसका जो ट्रीटिंग डॉक्टर जो है या ट्रीटिंग फिजिशियन जो है वो उस फ्रेंड का काम कर सकता है. वो बोल सकता है कि इनके फैमिली में कोई नहीं है और इनकी जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इनका बचना नामुमकिन है, ये दिन ब दिन बस भुगत रहे हैं, तो बेटर है कि इनको एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड किया जाए. ठीक है. तो ये था यूथेनेशिया और असिस्टेड डाइंग के ऊपर. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर बता देना चाहूँगी इंस्पिरेशन के प्रीलिम्स टारगेट बैच के बारे में, जिसमें आपके जीएस और सीसैट के फुल सिलेबस को कवर किया जाएगा सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू. करंट अफेयर्स और आसाम से रिलेटेड आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी और इसी बैच में आपको हमारा टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड किया जाएगा. इस दिए गए नंबर पर आप ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और नीचे आप सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें. इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे.